हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम चैप्टर नंबर 6 जे प्रोग्राम में आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में पोषण तक पढ़ लिया था, मनुष्य में पोषण तक। आज हम श्वसन के बारे में जानेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले श्वसन का अर्थ है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन के विघटन से प्राप्त ग्लूकोज के उपचयन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि क्या है। जो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। फिर उस ऑक्सीजन का क्या है, ग्लूकोज को तोड़ के हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उसी ऊर्जा को प्राप्त करना ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। श्वसन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला होता है वायवीय श्वसन, सेकंड होता है अवायवीय श्वसन। तो हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जो श्वसन, उसे बोलते हैं हम वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। जो विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से श्वसन हो उसको क्या बोलेंगे हम, अवायवीय श्वसन। अब ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है जिसे अब ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसमें से तोड़ने पर क्या क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल और ऊर्जा मिलती है। लेकिन ग्लूकोज का अगर अपूर्ण उपचयन होता है तो हमें क्या मिलता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। मतलब सेम है, हमें क्या है, एक तो इथेनॉल मिलती है जो अलग है, वरना सब सेम है। जल की जगह पे यहाँ पे क्या मिलता है, हमें इथेनॉल मिलता है। इसके बाद अधिक ऊर्जा, कम से कम कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वायवीय में, 36 ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है, आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। फिर जो अवायवीय श्वसन है उसमें क्या है, हमें कम ऊर्जा मिलती है। अवायवीय श्वसन में हमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हमें अत्यधिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि व्यायाम करते हैं, तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके परिमाण स्वरूप पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मान लो बहुत तेज हम कहीं से व्यायाम या एक्सरसाइज करते हुए आ रहे, तो हम लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। तो लंबी लंबी सांसें लेने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में क्या हो गई है, ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो गई है। तो इस तरह से जो पेशियों में जो श्वसन होता है वो कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है उस टाइम पे। तो इसमें ग्लूकोज का पूरी तरह से विखंडन नहीं हो पाता। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो शरीर में जो ग्लूकोज है उसका विखंडन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। और इस प्रक्रिया में मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऊर्जा भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है हमें दौड़ते टाइम, व्यायाम करते टाइम। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, हमारे पेशियों में जमा हो जाता है, और जिससे क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में ऐंठन दर्द से होने लगता है। इस वजह से इसमें डायग्राम में दिखा रखा है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या है, पाइरूवेट में बदला गया है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है श्वसन तो क्या बनता है, अभी हमने पढ़ा था, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, ऊर्जा। और अगर ऑक्सीजन के अभाव में, अभाव मतलब कि यही, यानी कि अब व्यायाम के टाइम पे अगर मान लो हमें जितनी अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है, तो उस टाइम पर क्या बनने लगता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रॉपर मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो तब क्या होता है, तब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। एक बात और है, अगर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक बात ये भी याद रखना। इसके बाद ये हमारा क्या है, श्वसन से संबंधित टॉपिक खत्म हो गया है। इसमें क्वेश्चंस हैं, ग्लूकोज के टूटने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो 3 तरीके हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में,
ऑक्सीजन के अभाव में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बीच में अंतर अभी हमने पढ़ लिया, वो लिख सकते हैं। और कुप्पिका गैसों के आदान प्रदान में कैसे मदद करती है। इस शोषण में हमने कुप्पिका के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ कुप्पिका क्या होती है। कुप्पिका एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन गैसों का आदान प्रदान होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है और अन्य गैसेस भी जाती हैं, है ना। लेकिन ऑक्सीजन जाती है तो क्या होती है, एंड में कहाँ पे जाके पहुँचती है, कुप्पिका। कुप्पिका क्या करती है, शरीर के सब जगहों से CO2 को इकट्ठा करके रखती है और कुप्पिका ऑक्सीजन को ले लेती है जब आती है और CO2 को वापस ट्रांसफ़र कर देती है। तो कुप्पिका में CO2 और ऑक्सीजन के आदान प्रदान का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मनुष्य में परिवहन, कि मनुष्य में परिवहन किस प्रकार से होता है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से रक्त, रक्तवाहिका और हृदय आते हैं। जो परिवहन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एक तो रक्त हो गया खून के हेल्प से, दूसरा रक्तवाहिका ही हो गई, तीसरा हृदय। ये तंत्र ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जन उत्पादों को हटाने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके बाद जो मानव हृदय है वो क्या है। हृदय शरीर का एक मुख्य पंपिंग अंग है, ये पंप करने का काम करता है और ये पेशे वाला अंग बाईं ओर छाती के पास स्थित होता है। तो बाईं ओर होता है ये। रक्त ऑक्सीजन, हार्मोन, ग्लूकोज और अन्य घटकों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो रक्त क्या काम करता है, जो भी हमारे उस शरीर में ऑक्सीजन है, हार्मोन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है। मनुष्य स्तनधारी है, इसलिए हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। पहला बायां लिन, दूसरा दायां लिन, तीसरा बायां निल्ले और चौथा दायां निल्ले। इसके बाद आलिन की दीवारें निल्ले से छोटी और पतली और कम मांसपेशी की होती हैं। ये रक्त प्राप्त करने वाले कक्ष हैं जो बड़ी शिरा द्वारा रक्त प्राप्त करते हैं। इसके बाद निल्ले क्या है, निल्ले बड़े और अधिक पेशी कक्ष हैं जो रक्त को पंप करने और रक्त को बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये बड़ी धमनी से जुड़े हुए होते हैं जो परिसंचरण के लिए रक्त पहुंचाते हैं। ये मानव हृदय का चित्र है। ये महाधमनी है, ये महाशिरा है, दायां अलिंद है, कक्षों के बीच की विभाजन दीवार है ये वाली, ये दायां निल्ले है, फुसफुस धमनी है, फुसफुस शिरा है, बायां अलिंद है और बायां निल्ले हैं। तो इसकी वर्किंग हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, महाशिरा से जो भी ऑक्सीजन रक्त है वो आता है दायां लिंब में, दायां लिंब से बायां निल्ले में दाएं निल्ले में जाके वो कहाँ चला जाता है, फुसफुस धमनी में जाता है और फुसफुस धमनी से वो फुसफुस में जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनित होके फुसफुस शिरा से अंदर आता है और फुसफुस शिरा से आने के बाद बायां आलिन में जाता है, बायां आलिन के बाद बायां निल्ले में जाता है और बायां निल्ले से होके वो कहाँ जाता है, महाधमनी से हमारे शरीर के हर भाग में पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से क्या करता है, मनुष्य का हृदय काम करता है। अब इसमें आता है दोहरा परिसंचलन और एकल परिसंचलन। इसमें एकल परिसंचलन नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब महाशिरा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वी ऑक्सीजनित वाला रक्त आता है और आके फुसफुस धमनी के माध्यम से वो कहाँ जाता है, फुसफुस में जाता है ऑक्सीजनित होने के लिए, उसमें ऑक्सीजन मिलने के लिए। तो क्या होता है, ऑक्सीजन हो जाने के बाद अगर वो सीधा मानव हृदय में न जाके शरीर के हर पार्ट में पहुंचा दिया जाए, फुसफुस धमनी से वो फुसफुस में गया, वहाँ से ऑक्सीजनित हो गया और ऑक्सीजनित होने के बाद अगर वो रक्त मानव शरीर के हर पार्ट में डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एकल परिसंचरण। और यदि फुसफुस धमनी की से जब वी ऑक्सीजनित रक्त फुसफुस में जाता है ऑक्सीजनित होने के लिए, तो यदि वो वापस मानव हृदय में आता है फुसफुस शिरा के माध्यम से और फिर वो शरीर के हर
पार्ट में माधवनी के द्वारा भेजा जाता है। तो इस परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके लिए क्या है, पहले वो फुसफुस में गया हृदय से, और हृदय से फुसफुस में जाने के वापस से अगर हृदय में आता है और फिर शरीर के भाग में पहुंचता है तो वो दोहरा परिसंचरण है। लेकिन एकल परिसंचरण में क्या है, अगर वो फुसफुस में जा रहा है ऑक्सीजनेट होने के लिए और वापस अगर हृदय में नहीं आता है, वहीं से शरीर के हर पार्ट में पहुंचा दिया जाता है ऑक्सीजनित रक्त, तो उसे एकल परिसंचरण कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं दोहरा परिसंचरण। मानव शरीर में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, एक बार फुसफुस परिसंचरण के दौरान, दूसरी बार शरीर के अंग से गुजरता है। दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के पूर्व अलगाव को सुनिश्चित करता है, जो गर्म रक्त वाले जानवरों में ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है। इसलिए मानव में संचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो ये जो मानव में परिसंचरण होता है वो कौन सा वाला होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। इसके बाद एक चित्र दिखा रखा है, फुसफुस के लिए फुसफुस धमनी दिखा रखी है, फुसफुस से फुसफुस शिरा दिखा रखी है, और शरीर की महाधमनी दिखा रखी है, जहाँ से क्या होता है, रक्त शरीर के हर पार्ट में पहुँचाया जाता है, और महाशिरा से क्या होता है, एंटर करता है। ठीक है। इसके बाद एक चित्र दिखाया हुआ है यहाँ पे, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का चित्र है। आप इससे भी क्या है, इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, विऑक्सीजनित रुधिर है, यानी कि विऑक्सीजनित रक्त है, वो क्या हुआ, यहाँ से कहाँ जाएगा, पद्मोनी धमनी, पद्मोनी धमनी से फेफड़ों में, फेफड़ों में जाने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजनित हो गया, ऑक्सीजनित होने के बाद पद्मोली शिरा में गया, और फिर वहाँ से बायां लिंड में, फिर बायां निल्ले में, फिर महाधमनी के माध्यम से शरीर के सारे हिस्से में पहुँचा दिया गया। फिर इसके बाद क्या होता है, वो महाशिरा जो होती है वो क्या करती है, विऑक्सीजनित वाले रक्त को ले लेती है, और फिर उस रक्त को वापस से दायां लिंड से दायां निल्ले में जाता है, और दायां निल्ले से फिर पद्मोनी धमनी से फेफड़ों में दोबारा से ऑक्सीजनित होने के लिए जाता है। इस तरह से ये क्या है, परिसंचरण चलता रहता है। तो ये मनुष्य के दोहरा परिसंचरण का चित्र है, डायग्राम है। आप इससे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। रक्त वाहिकाओं में शामिल हैं, हमारे जो रक्त वाहिका उसमें क्या क्या होता है, शिरा होती है, हृदय को विषाक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है, कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत पतली नलियों की तरह होती है, जो धमनी और शिरा के बीच एक नेटवर्क बनाने का काम करती है, इनके बीच का एक काम करती है। धमनी ये पेशी दीवार वाली ट्यूब जैसी होती है, जो हृदय से शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये मनुष्य में परिवहन पढ़ा, अब हम पौधों में परिवहन पढ़ेंगे। पौधों में परिवहन कैसे होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। 2 चीज़ की टॉपिक्स के बारे में आपने पढ़ा है, फ्लोएम और जाइलम। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से क्या होता है, पौधों में भी परिवहन होता है। तो खाद्य और जल परिवहन पौधों में अलग अलग होते हैं। जाइलम क्या करता है, आपको ठीक बता देता हूँ। जैसे जाइलम में ज आ रहा है तो यानी कि जल, तो क्या करता है, जल को पहुँचाता है पौधों के हर भाग में। जाइलम का काम है जल को पौधों के हर भाग में पहुँचाने का। फ्लोएम मतलब कि फल यानी कि भोजन, और फ्लोएम का काम क्या है, भोजन पहुँचाने का। तो पौधे के हर भाग में भोजन पहुँचाने का काम किसका है, फ्लोएम का, और जल को पहुँचाने का काम किसका है, जाइलम का। तो हम के बारे में पढ़ते हैं फ्लोएम। फ्लोएम एक पोषक तत्वों और चीनी जैसे कार्बोहाइड्रेट के पौधों के अन्य भागों में परिवहन के लिए जिम्मेदार है, जो पत्तियों द्वारा उत्पादित होता है। आपको पता है कि जो भोजन बनाया जाता है वो पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से बनाया जाता है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, उत्पादित किया जाता है। जैसे छलनी ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये क्या हैं, ये इसी की फ्लोएम के ही क्या हैं, घटक हैं। फ्लोएम के माध्यम से सामग्री का प्रवाह दोनों दिशा में हो जाता है। फ्लोएम के माध्यम से पौधों में भोजन के परिवहन को स्थानांतरण कहा जाता है। तो जो भोजन का जो भी स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम
उत्तक पौधों से जड़ से क्या करता है, पौधों के अन्य सभी भागों में पानी पहुंचाने का काम करता है। जाइलम उत्तक के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ट्रैगिक्स, वाइका, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, इसके घटक हैं। जाइलम के माध्यम से पानी और खनिजों का प्रवाह हमेशा एक दिशा में ही होता है, यानी कि जड़ से ऊपर पौधों के हर भाग में पहुंचाया जाता है। तो ये था पौधों में परिवहन। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। ये 2 ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इन्हीं में से कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने बता दिया आपको। मनुष्य में उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में कई सारे अवशेष पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक हैं, और उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो शरीर से जो भी हानिकारक अवशेष पदार्थ है उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इन्हें समय पर हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में उनका संचय क्या था, अगर वो इकट्ठा होता रहेगा हानिकारक पदार्थ, अवशेष पदार्थ, तो वो क्या होगा, हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, और यहाँ तक कि किसी जीव के लिए बहुत ज़्यादा ही घातक हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मानव उत्सर्जन प्रणाली कैसी होती है? मानव उत्सर्जन प्रणाली गुर्दे की एक जोड़ी से बना है। ये एक ट्यूब जिसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है प्रत्येक गुर्दे से निकलती है। हर एक गुर्दे से मूत्रवाहिनी निकलती है और मूत्राशय में जाके जुड़ी हुई होती है। मूत्राशय मूत्र में इकट्ठा किया जाता है। मूत्राशय में क्या है, क्या चीज़ इकट्ठा होता है? मूत्र इकट्ठा होता है, जहाँ से आवश्यकता के रूप में मूत्रमार्ग के माध्यम से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। आपको ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी दिख रहा होगा। ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये क्या है, व्रकाणु है, 2 व्रकाणु होते हैं, बाएं और दायां वृक्क। इस वृक्क में क्या होता है, कई सारे व्रकाणु होते हैं, जिसे नेफ्रॉन भी बोला जाता है। इसकी हेल्प से किया जाता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी अपशिष्ट जल है, उसको क्या कहते हैं, छाना जाता है। और फिर ये जो मूत्र वाहिनी है आपको दिख रही है, ये नली सी, ये मूत्र वाहिनी के माध्यम से क्या होता है, वो मूत्र सारा छन जाने के बाद मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और मूत्राशय में इकट्ठा हो जाने के बाद जो मूत्र मार्ग है, उस मूत्र मार्ग से क्या होता है, सारा मूत्राशय मूत्र बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये तंत्र काम करता है। मनुष्य की उत्सर्जन प्रणाली में क्या क्या होता है, तो अभी मैंने बताया, वृक्क होते हैं, एक जोड़े होते हैं, 2 होते हैं ये, जिसमें क्या होता है, मूत्र का छाना जाता है मूत्र को। और फिर मूत्राशय है, मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र को इकट्ठा किया जाता है। मूत्र वाहिनी की भी 2 जोड़ी होती हैं, 2 होते हैं, एक जोड़ी में होते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या होता है, मूत्राशय मूत्राशय में आता है। और मूत्र मार्ग क्या है, मूत्र मार्ग की हेल्प से क्या होता है, सारा का सारा मूत्र मूत्राशय से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वृक्क, आपको यहाँ पे वृक्क दिख रहा था, ये रहा वृक्क। ये जो है, ये कैसा दिख रहा है, ये एक राजमा की आकृति के जैसा दिखता है। तो राजमा के आकार का एक अंग है वृक्क। वृक्क कई छाने वाली इकाइयों से बना है, जिन्हें व्रकाणु बोलते हैं। ये नेफ्रॉन भी बोला जाता है इनको। जो ये व्रकाणु है, ये क्या काम करते हैं, ये मूत्र को, अपशिष्ट पदार्थ को छानने का काम करते हैं। नेफ्रॉन, ये व्रकाणु, ये गुर्दे की क्या है, एक कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है इसे। नेफ्रॉन या व्रकाणु के बारे में जान लेते हैं। ग्लोमेरुलस रक्त कोशिकाओं का एक नेटवर्क है, जिसे गुर्दे की धमनी जुड़ी हुई है। ग्लोमेरुलस की रक्त ले जाने वाली धमनी को अभिवाही धमनी भी कहते हैं, जो खून को ले जाने का काम करता है। और ग्लोमेरुलस से रक्त प्राप्त करने वाले को कौन सी धमनी होती है, अपवाही धमनी कही जाती है। ग्लोमेरुलस एक कैप्सूल में संलग्न है, जिसे बोमन संपुट भी कहा जाता है। विभिन्न नेफ्रॉन नलिकाओं से संग्राहक वाहिनी में चली जाती है, जो अंत में मूत्र वाहिनी में चली जाती है। तो ये नेफ्रॉन का चित्र है, आप इस नेफ्रॉन के चित्र को भी याद कर सकते हैं। इसके बाद वृक्क में मूत्र गठन कैसे होता है। वृक्क में मूत्र गठन के 3 चरण हैं। पहले है कोशिका कुछ निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है छानना। तो जो भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, ग्लूकोज, पानी, रक्त से एमिनो एसिड कोशिका गुद से छनकर सब कहाँ होता है,
वोमन संपुट में आके इकट्ठा हो जाता है, में आ जाता है। दूसरा चरण है वर्णात्मक पूर्ण अवशोषण। शरीर के लिए उपयोगी ग्लूकोज, एमनियो अम्ल, लवण व जल का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। इसके बाद नलिका श्रावण, यूरिया, मूत्र को हम यूरिया भी कहते हैं। अतिरिक्त जल व लवण जैसे पदार्थ वृकाणु में रहकर मूत्र का निर्माण कर देते हैं। वृकक में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में चला जाता है, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जहाँ मूत्र मार्ग से निकलने तक इसे संग्रहित इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे रुका रहता है इकट्ठा होके। और मूत्र बनने के उद्देश्य रक्त से, मूत्र बनने का काम क्या है, मूत्र क्यों बनता है, जो भी खून में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालना, फिल्टर करना के उद्देश्य से किया जाता है। इसके बाद हेमोडायलिसिस, एक कृत्रिम गुर्दे द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया। ये गुर्दे की विफलता के रोगी के लिए है, ये भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है, मान लो किसी का ये उत्सर्जन तंत्र काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, किसी और तरीके से उसके मूत्र को बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, हेमोडायलिसिस कहलाता है। बहुत से पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनका उत्सर्जन तंत्र काम ठीक से नहीं कर पाता है, मूत्र चल नहीं पाता है, तो उसके लिए प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में उत्सर्जन, ये आखिरी टॉपिक है चैप्टर का। फिर क्या होगा, ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधों में या तनों में हम कुछ नुकीली चीज़ मारते हैं तो उसमें वाइट कलर के गोंद सा निकलता है। तो वो गोंद क्या है, वो पादपों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। तो पत्ती, छाल आदि के रूप में, पत्तियाँ, छाल आदि के रूप में जो पौधे गिर जाते हैं, पौधे अपने आसपास की मिट्टियों में कुछ अपशिष्ट उत्सर्जित, कुछ क्या करते हैं, गिर भी जाते हैं, और कुछ पौधे क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को आप उनके आसपास की जो मिट्टियाँ हैं उस मिट्टी में क्या कर देती है, उसको डाल देती है ना, उत्सर्जित कर देती है। जैसे रेजिन एवं गोंद, ये पुराने जाइलम में इकट्ठे हो जाता है और उसको निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से कहता है पादप, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये तो चैप्टर नंबर 6 जो आज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है इसके सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने मनुष्य में पोषण के बारे में जान लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आई होप ये आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।